नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती जी की कहानी ठेले पर हिमालय की चर्चा करने वाले हैं। ठेले पर हिमालय खास दिलचस्पी शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चीकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कूद गया। ठेले पर हिमालय पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने कवि हो तो भाई इसे ले जाइए और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है। और अगर नई का कविता से नाराज हो, संतुलित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे उतर आओ, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, और नए कवियों ठेले पर ला दो, पान की दुकानों पर बिकी। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन में को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीचे आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में धूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखा है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौशानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मंझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोशी कोशी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौशानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना क्रूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत जो थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनकी एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। फिर मझकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पर पीले पड़ चुके थे। कौशानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के शेड में कांच की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त हुई और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लाली आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसे सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्हीं ने हमें कौशानी आने का उत्साह दिलाया था, और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखाई नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान का फुर हो गया। पर शुक्ल जी के साथ यही नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर खड़ी हुई ऊनी जरकीन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा का बाइनोकुल, और खासी अटपटी चल रही थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला भूंजी जैसे सिखिया शरीर और उस पर आपके झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं, सैन अकादमी से इनके कृतियों पर पुरस्कार मिला है।
उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सैन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटी छोटी पहाड़ी, डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जल चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाली अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंत्रलश बना रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौशानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौशानी सिर्फ 6 मील ही है। पर कहाँ गया वह संतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौशानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौशानी ने अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनाशक्ति लिखा था और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कौशानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु उतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना शिष्य शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और जो जो कौशानी नज़दीक आती गई, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो शोम हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की प्रतिक्रिया थी। हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के ऊपर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौशानी बसा हुआ है। कौशानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौशानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था। सामने की घाटी में इस कौशानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कृत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष की ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की सिलाई काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की काटार है, और इधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बैलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेशकता यही आया कि इन बैलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लो, आंखों से लगा लो। अक्षामत हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना शुकार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक की लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन सिति धुल धुल मिले नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर तक उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अक्षमा तक फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकती हुई बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा कैसा अजब रंग है। इसका ना सफ़ेद, ना रूप पहला, ना हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह क्या है? पर्वत तो नहीं है, हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और बिजली सा यह विचार मन में कोहधा की इस कोई छोटी सी बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की में झाँक रहा है। मैं हर्ष तिरेक से चीख उठा। बर्फ, वह देखो, शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर
वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खीनता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और हिमालय पर हमारे सामने खड़ा होगा। निरावर्त असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कोसानी आए भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे, बर्फ की नहीं देखा। आज तो आपके आते ही आशार खुले रह गए। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सैन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकाटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक कर नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावर्त हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्य में रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता तो यह खरोच, यह पीर ही क्या रह गई। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ के सील के सामने खड़े होने पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष और अंतर्दश, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते। यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अक्षामत एक दूसरे तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस अदीम काल में यह अशाश्वत है। अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दरदर ग्लेशियर ढाल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन में मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अंतकाल से इन सोने बर्फ ढके दरों में सिर्फ बर्फ के अनगढ़ हो करते हुए बहते रहते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघलती केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी नीली हो गई। अंधेरा होने लगा। हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहजने में सब आत्मलीन हो अपने में डूब गए। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया। इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं झांकता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाइयों पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुटित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साही भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौतियाँ भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा सन्नाटा तोड़कर शैन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंत्रा टूट गई और ये हम शहकरिया हो उठे।
अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हमसे झलक पड़ा। सबसे अधिक खुश था सैन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्टक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय पर होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल में ठंडी हो पाई थी। आक्षमत वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की आधुनिक चित्रशैली से जुड़ा थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ शब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से मैं सिर के बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेटा उसमें डूब रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन फिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझाता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है और हम है कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से गिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कभूख यहाँ यही रहीन रहोगे, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगी वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंधु, आऊँगा मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूँ तो क्या करूँ।